ये बात 1952 की है। पूरे भारत में चुनाव हो रहे थे। क्योंकि ये आजाद भारत के पहले इलेक्शन थे, इसीलिए पार्लियामेंट और स्टेट्स दोनों चुनावों को एक साथ कराया जा रहा था। कांग्रेस समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरा दमखम लगाकर चुनाव लड़ रही थी। उन दिनों बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, इसीलिए रिजल्ट्स आने में भी वक्त लगता था। नतीजों के इंतजार में राजस्थान कांग्रेस के नेता पार्टी ऑफिस में मीटिंग किया करते थे। एक दिन इसी तरह की एक मीटिंग के दौरान एक शख्स वहां आया और बोला, दो खबर है, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि राजस्थान में कांग्रेस जीत गई है और बुरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री दोनों सीटों पर हार गए हैं। ये खबर सुन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पसीना आ गया, क्योंकि हारने वाले ये मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास, जो बड़ी तिकड़मबाजी से दो सीएम की कुर्सी खाली कराकर खुद उस पर बैठे थे। लेकिन इस बार हालात ये हो गए कि व्यास विधानसभा जाने लायक भी नहीं बचे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए तो व्यास सीएम कब बने? वहीं जीके की किताबों में तो हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला सीएम बताया जाता है, तो हम व्यास का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, हुआ यूं था कि 1947 में आजादी मिलने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने में जुट गए। जब तक संविधान बनता तब तक कांग्रेस ने देश चलाने के लिए हर राज्य में सीएम अपॉइंट किए, जिन्हें उस दौर में प्रधानमंत्री कहा जाता था। संविधान बनने के बाद जब इंडिया पूरी तरह से रिपब्लिकन कंट्री बन गया, तब जाकर देश में चुनाव हुए और लोगों को सरकार चुनने का हक मिला। इन्हीं वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करके जनता ने देश के 5 अलग अलग स्टेट्स में अपनी सरकारें चुनी, जिनके रिजल्ट्स भी आ गए। मिजोरम में सरकार बनाई जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM ने और सीएम बने लाल दुहोमा। तेलंगाना में सरकार बनाई कांग्रेस ने और सीएम बने अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। अब हर किसी को इंतजार था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि सरकारें तो यहाँ बीजेपी की बननी थी, लेकिन सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर जब मध्य प्रदेश में 3 बार के सीएम शिवराज सिंह के नाम को किनारे करके मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, तब राजस्थान वालों को भी लगा कि उनके यहाँ भी फैसला चौंकाने वाला होगा। ऐसा हुआ भी जब बीजेपी ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी जैसे रजवाड़ी चेहरों को किनारे लगाकर आज राजस्थान में एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन आज से 76 साल पहले आजादी के वक्त जब राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो रजवाड़ों की पसंद का खास ख्याल रखा गया था। हालांकि रजवाड़ों को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस में कितनी भयानक उठापटक हुई, इसकी कहानी हैरान कर देने वाली है। कैसे हुआ था आजादी के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव? क्या है राजस्थान के अब तक के 25 मुख्यमंत्रियों की कहानी? इसे जानने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में जब आजादी के बाद सरदार पटेल रियासतों को जोड़कर राज्य बनाने में जुटे थे। ये कहानी शुरू होती है 1949 से। देश को आजाद हुए 2 साल हो गए थे और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स कांग्रेस ज्वाइन करके राजनीति में उतर आए थे। ऐसे ही 3 फ्रीडम फाइटर्स हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा और जय नारायण व्यास राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता बन चुके थे। अपनी अपनी रियासतों को भारत में मिलाने में इनका बड़ा रोल था और इन्हीं रियासतों को जोड़कर 14 जनवरी 1949 तक सरदार पटेल वृहद राजस्थान बना चुके थे। 30 मार्च को इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन होने वाला था, जिसके लिए जयपुर में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। इसी सेरेमनी में हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और टीकाराम पालीवाल ने इस सेरेमनी में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि स्टेज पर उनकी कुर्सियां 3rd लाइन में पीछे ही पीछे लगी थी। दोस्तों, आज जिस तरह स्पीच देने, पोस्टर फेस बनने, स्टेज पर सिटिंग को लेकर नेताओं में जो मारामारी होती है, वो उस वक्त पर भी होती थी। उस दिन सेरेमनी में पहली लाइन में राजघराने के लोग और हीरालाल शास्त्री, दूसरे में ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट और तीसरी लाइन में कांग्रेस के बाकी लीडर्स को बैठाया जाना था, जिससे शास्त्री को जूनियर मानने वाले ये नेता नाराज हो गए। लेकिन शास्त्री को सरदार पटेल का सपोर्ट था, इसीलिए उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री या कहें कि ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस लीडर्स के नहीं
बल्कि रजवाड़ों की पसंद थे। दरअसल राजस्थान रियासतों से मिलकर बना था और अलग अलग रियासतों का कंट्रोल अलग अलग राजाओं के हाथ में था। शास्त्री जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह और नामी उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के खास थे। उनके विरोधी तो ये तक कहते हैं कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जयपुर रियासत से समझौता कर लिया था। अमेरिकन राइटर रिचर्ड सीसन अपनी किताब कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन एन इंडियन स्टेट में लिखते हैं कि खुद जयपुर के महाराजा मानसिंह ने सरदार पटेल से कहकर हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के बाकी नेता इससे नाराज थे और शास्त्री के सीएम बनने के 3 महीनों के भीतर ही उन्होंने किशनगढ़ में कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुला ली। इस मीटिंग में स्टेट कांग्रेस चीफ गोकुल भाई भट्ट और सीएम हीरालाल शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके जयनारायण व्यास को अगला अध्यक्ष चुना गया, लेकिन सरदार पटेल ने इसे मानने से इनकार कर दिया और शास्त्री की कुर्सी बच गई। कहते हैं कि इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए शास्त्री ने जयनारायण व्यास पर स्पेशल कोर्ट में करप्शन का केस चला दिया, लेकिन 1950 में संविधान लागू होने की वजह से राजस्थान हाईकोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। पटेल की वजह से वो जैसे तैसे सीएम बने रहे, लेकिन उनके देहांत के बाद 3 जनवरी 1951 को शास्त्री ने अचानक रिजाइन कर दिया। अब पंडित नेहरू को देश और राजस्थान दोनों अकेले संभालना था। राजस्थान पर अपनी कमांड बनाए रखने के लिए उन्होंने दिल्ली से एक आईएएस ऑफिसर को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। नाम था CS वेंकटाचारी। 6 जनवरी 1951 वेंकटाचारी राजस्थान के दूसरे सीएम बने, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास और कांग्रेस के बाकी विधायकों ने एकजुट होकर नेहरू से कह दिया कि सीएम तो व्यास को ही बनाना पड़ेगा। नेहरू भी मान गए और 26 अप्रैल 1951 को जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए। अब बारी आई चुनावों की। 1952 में देश भर में इलेक्शन हुए और राजस्थान में भी। व्यास को भरोसा था कि कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीतेगी, इसीलिए उन्होंने जोधपुर से पर्चा भर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनके सामने खुद हनवंत सिंह चुनाव लड़ने आ गए। हनवंत सिंह जोधपुर के महाराजा थे जो एक वक्त पर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने जा रहे थे। उनके नेहरू और पटेल दोनों से नहीं बनती थी, इसीलिए व्यास भी उन्हें पसंद नहीं थे। 1949 में हनवंत सिंह ने स्वामी कृपात्री महाराज की रामराज्य परिषद पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसका चुनाव चिन्ह था ऊंट। जब वो इलेक्शन में उतरे तो व्यास समझ गए कि जोधपुर से उनका जीतना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने सेफ सीट जालोर ए से पर्चा भर दिया। लेकिन यहाँ हनवंत सिंह ने उनके सामने जागीरदार माधो सिंह को उतार दिया। पूरे मारवाड़ में महाराजा हनवंत सिंह कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त कैंपेनिंग करते हैं। वो जब भी जनता के बीच जाते कहते, मैं थासो दूर नहीं, यानी कि मैं आपका अपना हूं और आपके करीब हूं। उनके भाषणों से रैलियों में भीड़ की भीड़ खिंची चली आती थी और इसी भीड़ ने पूरे मारवाड़ में कांग्रेस का सफाया कर दिया। जयनारायण व्यास को दोनों सीटों पर 3-3 हजार वोट ही मिले और वो बुरी तरह हार गए। लेकिन स्टेट में बाकी सीटों पर जीत मिलने की वजह से कांग्रेस ने जैसे तैसे बहुमत का आंकड़ा पार कर ही लिया, यानी कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनती। लेकिन सीएम बनने के लिए शास्त्री और वेंकटाचारी से कुर्सी खाली करा चुके व्यास टेंशन में आ गए, लेकिन समर्थक उन्हें ही सीएम बनाने पर अड़ गए। हालात बिगड़ते देख खुद व्यास ने अपने खासम खास टीकाराम पालीवाल का नाम आगे कर दिया। इस तरह 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले इलेक्टेड सीएम बन जाते हैं। लेकिन व्यास के मन में सीएम बनने की कसक अब भी थी, इसीलिए करीब 6 महीनों बाद उन्होंने अपना अगला दांव चला और किशनगढ़ के विधायक चांदमल मेहता से सीट खाली करवाकर किशनगढ़ से उपचुनाव लड़ा। यहाँ से वो जीत गए और इसके तुरंत बाद सीएम बनने की जुगत में लग गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने नेहरू को अपने पक्ष में कर लिया, जिसके बाद दिल्ली से टीकाराम को कुर्सी छोड़ने का ऑर्डर आ गया। टीकाराम ने रिजाइन कर दिया और 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास दोबारा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। टीकाराम को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया और इस तरह 5 सालों के भीतर राजस्थान में 5 सीएम बदले। व्यास कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब तो रहे, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार अपनी कैबिनेट में व्यास ने अपने खासम खास एक नेता को जगह नहीं दी। ये नेता थे मथुरा दास माथुर। माथुर और व्यास दोनों जोधपुर से आते थे
और माथुर व्यास को अपना गुरु मानते थे। व्यास ने उन्हें पहले भी अपने कैबिनेट में जगह दी थी, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बनाया क्योंकि उन पर करप्शन के एक केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इससे माथुर नाराज हो गए। दूसरी तरफ माणिक्यलाल वर्मा भी खाली हाथ रह गए थे, इसीलिए वो भी व्यास से खफा थे। दोनों ने मिलकर बाकी विधायकों को अपने साथ ले लिया और व्यास को इसकी भनक तक नहीं लगी। व्यास को भरोसा था कि कुछ उल्टा सीधा हुआ भी तो नेहरू उन्हें बचा लेंगे, लेकिन नेहरू भी तब टेंशन में आ गए जब राजस्थान के विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार हो गए। विधायकों से बातचीत करने के लिए नेहरू ने बलवंत राय मेहता को भेजा। विधायक बोले, विधायक दल का चुनाव वापस करवाओ, हम व्यास को सीएम नहीं देखना चाहते। मेहता को मानना पड़ा। माणिक्यलाल ने व्यास के सामने मोहनलाल सुखाड़िया को खड़ा किया। महज 38 साल के युवा नेता मोहनलाल माणिक्यलाल वर्मा के चेले थे और उन्हें देख राजनीति के धुरंधर व्यास को लगा कि वो तो आसानी से जीत जाएंगे। 6 नवंबर 1954 सवाई मानसिंह टाउन हॉल में विधायकों ने वोट डाले और जब नतीजे आए तो व्यास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वोट मिले थे 51 और सुखाड़िया को 59। सुखाड़िया जीत गए। 13 नवंबर 1954 मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के नए सीएम बनते हैं। हालांकि नेहरू को सुखाड़िया कुछ खास पसंद नहीं थे। इस बात को सुखाड़िया भी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए सीएम बनते ही उन्होंने सबसे पहले सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने भरोसेमंद मेवाड़ी अफसरों को बड़े बड़े पदों पर बैठाया। इन्हीं में से एक थे भगवंत सिंह मेहता, जो उन दिनों सुखाड़िया के लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को मैनेज किया करते थे। कहते हैं कि उन दिनों कांग्रेस सरकार ने जागीरदारी उन्मूलन नाम से एक एक्ट पास किया था, जिसकी वजह से जागीरदार नाराज थे और जयपुर में आए दिन प्रदर्शन होते रहते थे। सुखाड़िया ने जागीरदारों के इस विरोध को भी शांत करवा दिया। जनता में पकड़ बनाने के लिए उन्होंने सीएम ऑफिस से निकलकर पब्लिक के बीच जाना शुरू किया। वो रोज घर से बड़ा सा टिफिन लेकर निकलते और खेतों की मेड़ पर बैठकर खाना खाते। वो किसानों से मिलते और इसी वजह से वो लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो गए कि 1957 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस को राजस्थान की 22 में से 18 सीटों पर और असेंबली इलेक्शन में 176 में से 119 सीटों पर जीत दिलवाई। इतनी बड़ी जीत मिलने से नेहरू भी शांत हो गए और सुखाड़िया को फिर से सीएम बना दिया। 11 अप्रैल 1957 सुखाड़िया एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और उनकी इस जीत में सबसे बड़ा योगदान था उनकी पत्नी इंदुबाला का। वो इंदुबाला जिससे शादी के कारण पूरा नाथ द्वारा सुखाड़िया के खिलाफ हो गया था। ये भी एक दिलचस्प कहानी है जिसकी शॉर्ट स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। दरअसल जैन परिवार से आने वाले मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया जाने माने क्रिकेटर थे। उन दिनों दामोदर दास तिलकायत नाथ द्वारा के महंत थे। उन्हें भी क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने पुरुषोत्तम सुखाड़िया को नाथ द्वारा बुला लिया। यहीं पर मोहनलाल पैदा हुए। कहते हैं कि जब वो महज 5 साल के थे तब उनके पिता का इंतकाल हो गया। तब महंत जी ने मोहन को अपने बेटे की तरह पाला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करवाया बॉम्बे के VJIT कॉलेज से। पढ़ाई के दौरान मोहन कांग्रेस के सदस्य बन गए। वापस आए तो उदयपुर में इलेक्ट्रिकल सामानों की दुकान खोल ली। वहीं उनकी मुलाकात इंदुबाला से हुई। आर्य समाजी परिवार से आने वाली इंदु और मोहनलाल में प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। मोहनलाल की मां धर्म से जैन और मान्यता से कट्टर वैष्णव थी। छुआछूत में भरोसा इतना कि खुद मोहन की थाली में रोटियां ऊपर से गिराई जाती थी। इंदु और मोहन ने तय किया कि दोनों ब्यावर जाकर आर्य समाजी रीति रिवाजों से शादी करेंगे। 1 जून 1938 को उन्होंने आर्य समाज के एक मंदिर में शादी कर ली। जैसे ही ये खबर नाथ द्वारा पहुंची, वैसे ही जबरदस्त बवाल मच गया। महंत जी और पूरे नाथ द्वारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना कि शादी के विरोध में बाजार बंद करा दिए गए। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ 22 साल की उम्र में इंटरकास्ट मैरिज करने की वजह से मोहनलाल युवाओं के हीरो बन गए। नौजवानों ने उन्हें और इंदुबाला को शादी का जोड़ा पहनाकर एक बग्घी में बैठाया और मोहन भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पूरे नाथ द्वारा में जुलूस निकाला।
खुद सुखाड़िया लिखते हैं कि उन लोगों का उत्साह देखकर मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। अपने इर्द गिर्द युवाओं की भीड़ देखकर मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंदुबाला ने उन्हें पॉलिटिकल लाइफ में भी काफी सपोर्ट किया और जब जब वो इलेक्शन में खड़े होते तब तब इंदुबाला घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगती थी। शादी में सफल होने के बाद सुखाड़िया पॉलिटिकल लाइफ में भी सफल होना चाहते थे, इसीलिए जब वो दूसरी बार सीएम बने तब उन्होंने भोगीलाल पांड्या को छोड़कर बाकी सारे बुजुर्गों को कैबिनेट से बाहर कर दिया, लेकिन नाराज किसी को नहीं किया। हालात ये थे कि विपक्ष में भी उनके दोस्त हुआ करते थे। पुराने पत्रकार बताते हैं कि आज जिस तरह अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को एक दूसरे का मददगार बताया जाता है, उसी तरह से मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत की दोस्ती के भी चर्चे हुआ करते थे। कहते हैं कि अगर पार्टी में सुखाड़िया का कोई भी मंत्री उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता तो भैरव सिंह और उनके विधायक उसे विधानसभा में घेर लेते। वो एक फाइल दिखाकर कहते कि इसमें मंत्री जी के खिलाफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और ये फाइलें खुद सुखाड़िया लीक करवाते थे। इस तरह पार्टी के विधायकों और मंत्रियों पर सुखाड़िया ने इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी कि 12 मार्च 1962 को तीसरी बार और 26 अप्रैल 1967 को चौथी बार जब वो राजस्थान के सीएम बने तो कोई कुछ नहीं बोला। हालांकि 1967 के ये इलेक्शन सुखाड़िया के लिए आसान नहीं थे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस को 184 में से सिर्फ 89 सीटें ही मिल पाई थी और सरकार बनाने के लिए 4 विधायक अब भी कम थे। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल तक लगाना पड़ा था। सुखाड़िया विधायकों को जोड़ तोड़कर जैसे तैसे सीएम तो बन गए, लेकिन 2 साल बाद ही उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी, क्योंकि इस बार इंदिरा उनसे नाराज हो गयी। वो ऐसे कि 1969 में प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं जिसमें कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी का नाम आगे किया गया, लेकिन इंदिरा चाहती थी कि प्रेसिडेंट वीवी गिरी बने। इंदिरा के कहने पर बरकतुल्ला खान और शिवचरण माथुर समेत सिर्फ 4 विधायकों ने ही वीवी गिरी को वोट दिया और सुखाड़िया समेत बाकी के 85 विधायकों ने रेड्डी को। इस बात से इंदिरा इतनी नाराज हुई कि 8 जुलाई 1971 को उन्होंने सुखाड़िया को हटाकर बरकतुल्ला खान को राजस्थान का सीएम बना दिया। जब ये फेरबदल हुआ तब बरकतुल्ला खान लंदन में थे। उन्हें खुद इंदिरा सरकार ने लंदन भेजा था ताकि ईस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए हैं दुनिया के देशों से उन पर बात हो सके। मीटिंग के बीच ही इंदिरा के पीए ने फोन लगाकर कहा कि मैडम प्यारे मियाँ से बात करना चाहती है। बरकतुल्ला खान के फोन पकड़ते ही इंदिरा गांधी बोली, आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है, वापस लौटकर शपथ ले लो। बरकतुल्ला खुश हुए और जी भाभी कहकर फोन रख दिया। 9 जुलाई 1971 दिल्ली लौटते ही बरकतुल्ला राजस्थान के 6ठे सीएम बन जाते हैं। आजादी के बाद पहली बार कश्मीर के अलावा किसी दूसरे स्टेट को एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर मिला था और ये सब हुआ था फिरोज गांधी की वजह से। कहते हैं कि फिरोज और बरकतुल्ला लखनऊ में एक साथ लॉ की स्टडी करते थे, यहीं पर उनकी दोस्ती हुई। जब फिरोज की शादी इंदिरा से हुई तो फायदा बरकतुल्ला को भी मिला। फिरोज की वजह से ही वो राज्यसभा सांसद और फिर सुखाड़िया सरकार में मंत्री बने। वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो इंदिरा गांधी को भाभी कहा करते थे। 2 साल तक बरकत मियां की सरकार रही, लेकिन फिर उन्हें हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से अलविदा कह गए। और अब वही सवाल सामने आया कि अगला सीएम कौन बनेगा। सबकी नजर इंदिरा पर थी। इंदिरा ने कहा विधायक दल खुद अपना नेता चुने। जानकार बताते हैं कि इंदिरा की पसंद थे जाने माने जाट नेता रामनिवास मिर्धा, लेकिन सबसे सीनियर थे हरिदेव जोशी। इसीलिए विधायकों से वोटिंग करवाई गई और इसी वोटिंग में जोशी जीत जाते हैं। मिर्धा को हराने का आरोप उनके अपने साथी परसराम मदेरणा और शीशराम ओला पर लगा, लेकिन अब फैसला हो चुका था, क्योंकि जोशी ने भी वीवी गिरी की बजाय रेड्डी को वोट दिया था। इसीलिए इंदिरा जोशी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। यही कारण था कि जीतने के बाद जोशी सबसे पहले दिल्ली पहुंचे इंदिरा को मनाने के लिए। इसलिए इंदिरा का दिल भी पसीज गया और उन्होंने जोशी को राजस्थान का सीएम बना दिया। सीएम बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले माही नदी पर कई पुल बनवाए ताकि उनका जिला डूबने से बच जाए। ये जिला था बांसवाड़ा, जहां हर साल बरसात के मौसम में माही नदी उफान पर आ जाती थी और पानी में डूबकर यहां का कनेक्शन राजस्थान के दूसरे हिस्सों से कट जाता था। 14 दिसंबर 1921 इसी बांसवाड़ा के खांदू गांव में हरिदेव जोशी का जन्म हुआ। जब वो 10 साल के थे तो उनका बायां हाथ टूट गया।
आसपास डॉक्टर भी नहीं थे, तो घर वालों ने देसी इलाज करवाया और बांस की खपच्चियों को बांधकर हाथ को सीधा कर दिया। दवाई कोई दी नहीं, नतीजा ये रहा कि उनके हाथ में जहर फैल गया। जब घर वाले इलाज के लिए शहर ले गए तो उनका हाथ काटना पड़ा। अब हाथ तो गया, लेकिन जोशी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की और बड़े होने पर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आजादी के आंदोलनों में वो कई बार जेल गए और आजादी के बाद कांग्रेस में नेता बन गए। वो डूंगरपुर सीट से चुनाव लड़ते और लगातार 10 बार यहाँ के विधायक बने थे। 1965 में सुखाड़िया सरकार में वो मंत्री भी रहे। 11 अगस्त 1973 को वो सीएम की कुर्सी संभालते हैं। कोटा, अजमेर और बीकानेर में यूनिवर्सिटीज भी जोशी ने ही बनाई थीं। 5 साल तक उनकी सरकार चली और 1977 में एक बार फिर राजस्थान में चुनाव होते हैं। लेकिन इन चुनावों से 2 साल पहले 1975 में इमरजेंसी लगाकर इंदिरा सरकार ने जो सितम किए थे, जनता उन्हें भूली नहीं थी। इसीलिए इस बार के इलेक्शन में सेंटर समेत राजस्थान में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी। पार्टी को 200 में से सिर्फ 48 सीटें मिली। वहीं जनता पार्टी सबसे बड़ा बहुमत लेकर सरकार में आई। जनता पार्टी की तरफ से भी सीएम पद के 2 दावेदार थे। पहले थे सीकर के भैरव सिंह शेखावत और दूसरे भरतपुर के मास्टर आदित्येंद्र। आदित्येंद्र बुजुर्ग थे, वो चुनाव जीत कर आए थे। वहीं भैरव सिंह महज राज्यसभा सांसद थे। दावा मास्टर आदित्येंद्र का मजबूत था, लेकिन ऐन वक्त पर चूरू के सांसद दौलत राम सारण और उनके समर्थकों ने मास्टर आदित्येंद्र को समर्थन देने से इनकार कर दिया। मास्टर जी फिर भी नहीं माने तो विधायकों की वोटिंग करवानी पड़ी। मास्टर साहब को सिर्फ 42 वोट मिले और भैरव सिंह को 110। भैरव सिंह जीत गए और समर्थक जश्न मनाने लगे। उन्होंने भैरव सिंह को कंधे पर उठा लिया, लेकिन वो तेजी से नीचे उतरकर मास्टर साहब की तरफ लपके। उन्होंने मास्टर साहब के पैर छू लिए। ये देख मास्टर साहब खुश हो गए और आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं कि शेखावत राजनीति अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि मास्टर साहब बाहर रहे तो दिक्कत पैदा करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी सरकार में मास्टर को वित्त मंत्री बना दिया और खुद बड़े आराम से सीएम बने रहे। भैरव सिंह पहले पुलिस में थे, लेकिन एक झगड़े की वजह से उन्हें पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी और वो खेती में लग गए। कहा जाता है कि उन्होंने वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह जसोल जैसे कई नेताओं की किस्मत चमकाई थी, लेकिन उनकी किस्मत चमकी उनकी पत्नी के दिए हुए 10 रुपए के नोट से। वो नोट जिससे उन्होंने पर्चा भरा और चुनाव जीत गए। ये कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। खैर, 3 साल तक वो सीएम रहे, लेकिन फिर सियासी उठापटक में जनता पार्टी की सरकार जाती रही। 1980 में एक बार फिर चुनाव हुए और कांग्रेस ने कमबैक किया। तब पार्टी के कई सीनियर लीडर सीएम बनने की फिराक में थे, लेकिन बन गए जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के पहले दलित सीएम। पहाड़िया के बारे में कहा जाता है कि वो महज 25 साल के थे जब मास्टर आदित्येंद्र उन्हें दिल्ली ले गए और नेहरू से मिलवाया। नेहरू ने उनसे पूछा कि देश कैसा चल रहा है। तब पहाड़िया बोले कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन देश में दलितों को रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं मिल रहा। इस पर नेहरू बोले, तुम क्यों नहीं चुनाव लड़कर रिप्रेजेंटेशन करते? पहाड़िया बोले, आप टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। नेहरू ने उन्हें सवाई माधोपुर से टिकट दे दिया, जहां से पहाड़िया ने चुनाव लड़ा और जीत गए। सिर्फ 25 साल की उम्र में वो सबसे युवा सांसद बनकर संसद में पहुंचे। उस वक्त एक सीट से 2 सांसद चुने जा सकते थे। सवाई माधोपुर से हीरालाल शास्त्री और जगन्नाथ पहाड़िया दोनों चुने गए थे। इसके बाद पहाड़िया लगातार राजनीति में आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे वो संजय गांधी के करीबी हो गए और संजय गांधी ने ही राजस्थान कांग्रेस के सारे लीडर्स को किनारे करते हुए पहाड़िया को सीएम बना दिया। 6 जून 1980 पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी ये खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि 23 जून को प्लेन क्रैश में संजय गांधी का इंतकाल हो गया। अब पहाड़िया अकेले पड़ गए। सिस्टम में भी खबर फैलने लगी कि वो फैसले लेने में कमजोर है। अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए उन्होंने राजस्थान में शराब को पूरी तरह से बैन करने जैसा अच्छा फैसला भी लिया, लेकिन इससे शराब का इलीगल कारोबार इतना बढ़ गया कि सरकार को जबरदस्त रेवेन्यू लॉस होने लगा और उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उनकी लापरवाहियों के कारण कई बार उन्हें दिल्ली बुलाकर वार्निंग दी गई, लेकिन फिर उनसे एक ऐसी गलती हुई कि कुर्सी जाती रही। हुआ यूं कि उन दिनों जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, जिसमें सीएम पहाड़िया को बुलाया गया। इस फेस्टिवल में चीफ गेस्ट थी महादेवी वर्मा। वो स्टेज पर बैठी थी कि पहाड़िया ने स्पीच देना शुरू किया और बोले,
महादेवी वर्मा की कविताएं मेरे कभी समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाहती है। उनकी कविताएं आम लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती है और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। साहित्य आम आदमी को समझ आए ऐसा होना चाहिए। कहते हैं कि पहाड़िया की इस हरकत के बाद लेखकों का गुस्सा भड़क गया। महादेवी वर्मा बुजुर्ग थीं। वो इलाहाबाद से आती थी और इंदिरा गांधी उन्हें बुआ कहकर बुलाती थी। जब इंदिरा को ये बात पता चली तो वो इतनी खफा हुई कि उन्होंने पहाड़िया से इस्तीफा मांग लिया और सिर्फ 13 महीनों के भीतर ही उन्हें रिजाइन करना पड़ा। हालांकि जानकार बताते हैं कि उनसे कुर्सी छीने जाने की तैयारी पहले ही हो चुकी थी। इसके पीछे की कहानी शुरू हुई 11 जुलाई 1981 को। दिल्ली के राजस्थान हाउस में फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो आवाज आई, माथुर से बात करनी है। शिवचरण माथुर फोन पर आए तो उनसे कहा गया कि पृथ्वीराज रोड की दूसरी रेड लाइट पर रुककर इंतजार करना, एक जरूरी मैसेज है। माथुर गए तो इंदिरा गांधी के फिजिशियन केपी सिंह वहां पहुंचे और बोले, 3 दिन बाद आपको सीएम बनाया जाना है। पहले पहाड़िया से इस्तीफा लेंगे और फिर कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर्स आपके नाम की घोषणा करेंगे और उसी दिन आपको सीएम बनाया जाना है। लेकिन अगर किसी को इस बात की भनक लगी तो सीएम बनना कैंसिल हो जाएगा। आप तुरंत जयपुर पहुंच जाइए। माथुर आनंद फानन में जयपुर आए और 3 दिन तक अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि वो सीएम बनने वाले हैं। 3 दिन बाद जैसा डॉक्टर माथुर को बताया गया था वैसा ही हुआ। 12 जुलाई को पहाड़िया ने रिजाइन कर दिया और 14 जुलाई को शाम 4 बजे माथुर सीएम बन गए। शिवचरण माथुर कांग्रेस के दिग्गज नेता माणिक्यलाल वर्मा के दामाद थे और उन्हीं की वजह से वो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी बने। अगर पहाड़िया संजय गांधी से सेटिंग नहीं करते तो सीएम बनने की रेस में माथुर सबसे आगे थे। लेकिन 13 महीनों बाद ही सही उन्हें यह मौका मिल ही गया। सीएम बनने के बाद उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। लेकिन 1985 के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही एक ऐसा कांड हो गया कि माथुर को रिजाइन करना पड़ा। ये मामला था एक राजा की हत्या का। हुआ यूं कि राजस्थान में भरतपुर के पास डीग सिटी में कांग्रेस कैंडिडेट ब्रिजेंद्र सिंह के समर्थन में रैली हो रही थी। माथुर भी यहाँ स्पीच देने पहुँचे। माथुर स्पीच देकर कांग्रेस ऑफिस पहुँचे ही थे कि तभी उन्हें खबर मिली कि एक जोंगा जीप ने उनके हेलीकॉप्टर को टक्कर मार दी है। इस जीप में बैठे थे डीग के महाराजा मान सिंह, जो पिछले 35 सालों से डीग के विधायक थे। 7 बार उन्होंने डीग से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हर बार जीते। कांग्रेस ने उनसे वादा किया था कि वो कभी उनके आगे कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। लेकिन 1985 में कांग्रेस ने न सिर्फ ब्रिजेंद्र सिंह को उनके खिलाफ मैदान में उतारा, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली के दौरान डीग के किले से राज परिवार का झंडा उतारकर कांग्रेस का झंडा भी लगा दिया। इससे महाराजा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पहले सीएम के हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी और फिर रैश ड्राइविंग करते हुए स्टेज को टक्कर मार दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि इस बात से खफा होकर माथुर ने उनके एनकाउंटर के ऑर्डर दे दिए। ये खबर मानसिंह के परिवार वालों तक भी पहुंची। अगले दिन उन्होंने राजा मानसिंह से बाहर ना निकलने के लिए कहा, लेकिन मानसिंह नहीं माने। वो अपने समर्थकों के साथ अनाज मंडी पहुंच गए। वहीं पर पुलिस की गाड़ियां भी पहुंची, जिन्होंने मानसिंह की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पहले पुलिस की जीप ने उनकी जीप को टक्कर मारी और फिर उन्हें घेर कर एनकाउंटर कर दिया। मानसिंह की हत्या के बाद डीग में कोहराम मच गया। जाट माथुर के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और जाटों का गुस्सा देखकर कांग्रेस डर गई। जाट वोट टूटने के डर से आला कमान ने माथुर से इस्तीफा मांग लिया। लेकिन चुनाव में महज 2 हफ्ते रह गए थे। ऐसे में सीएम किसे बनाया जाए? तब कांग्रेस के सीनियर लीडर और कुंभलगढ़ से विधायक हीरालाल देवपुरा को फोन लगाया गया। वो उस वक्त कुंभलगढ़ में प्रचार कर रहे थे। उनसे कहा गया कि जयपुर आइए, सीएम बनना है। देवपुरा जयपुर आए और शपथ ली। 23 फरवरी 1985 हीरालाल देवपुरा राजस्थान के नए सीएम बनते हैं। देवपुरा के बारे में कहा जाता है कि उनका सीधा संबंध महाराणा प्रताप से था। दरअसल महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बनवीर से बचाकर पन्नाधाय ने केलवाड़ा के आशा शाह देवपुरा के घर छिपाया था। आशा शाह देवपुरा हीरालाल देवपुरा के ही पूर्वज थे। 12 अक्टूबर 1925 को केलवाड़ा में उनका जन्म हुआ, जो अब राजसमंद जिले में पड़ता है। युवावस्था में वो मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े और आजादी के बाद कांग्रेस से। उन्होंने उदयपुर से राजनीति की शुरुआत की। जोशी और सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी रहे, लेकिन इतना सीनियर होने के बावजूद उन्हें सिर्फ 17 दिन का सीएम ही बनाया गया, क्योंकि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो राजस्थान में कांग्रेस जीत गई और राजीव गांधी ने एक बार फिर से हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया।
लेकिन कुछ महीनों बाद फिर सियासी उठापटक हुई और भैरव सिंह को दोबारा कुर्सी मिली। 1998 तक सत्ता संभालने के बाद भैरव सिंह उपराष्ट्रपति बनकर दिल्ली चले जाते हैं। वसुंधरा राजे को वो राजनीति में कैसे लाए और अशोक गहलोत सीएम कैसे बने, इसकी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 1998 के बाद से अगले 25 सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी वसुंधरा राजे बैठी तो कभी अशोक गहलोत। 2023 में भी ऐसा ही हुआ और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल की। तब लग रहा था कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 16वीं विधानसभा का ये चुनाव खास हो गया जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ। सांगानेर से पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम बनने वाले 14वें शख्स होंगे। राजस्थान में अब तक 25 मुख्यमंत्री रहे हैं और मोहनलाल सुखाड़िया ही इकलौते ऐसे सीएम हैं जो इस कुर्सी पर लगातार 17 सालों तक बने रहे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भजनलाल शर्मा प्रदेश के 26वें सीएम बनेंगे। वासुदेव देवनानी स्पीकर, दिया कुमारी और प्रेम बैरवा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। भजनलाल शर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वो मूल रूप से भरतपुर से आते हैं। जयपुर के जवाहर सर्किल पर उनका घर है। उनके पिता का नाम है कृष्ण स्वरूप शर्मा और उनकी उम्र है 56 साल। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की थी और ये उनका पहला इलेक्शन था जिसमें सांगानेर से कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराकर वो असेंबली पहुंचे थे। लेकिन पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बनने का राजयोग उनकी किस्मत में होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे लगा उनके नाम का ऐलान कर बीजेपी ने जो सरप्राइज दिया है उससे जनता बहुत खुश है, क्योंकि इससे आम आदमी में एक उम्मीद जागी है। उम्मीद राजनीति में एक नई शुरुआत की, एक नए रिवाज की। और इसी तरह हमारी भी ये नई शुरुआत थी पॉलिटिकल किस्सों की। जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताना ना भूले कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला किस्सा कौन सा सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।